जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर अवेलेबल हैं आपके लिए जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए SOC 201, यानी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसका कोड SOC 201 है। आप देख सकते हैं पेपर की बात, टाइटल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इस पेपर का टाइटल है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया फर्स्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 2022, 22 और 23 में जो आपका पेपर हुआ था, 23 जो लास्ट पेपर है प्रीवियस ईयर का वही है। तो उसका हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस कैसे आए थे, उनके राइट आंसर क्या है, और ताकि आपकी एग्जामिनेशन में तैयारी हमेशा की तरह हो सबसे बेहतरीन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिमिट को प्रोपाउंड किसने किया, किसने दिया है। तो स्टूडेंट बताएं, जो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट है इसको थियरी, देखिए हमेशा की तरह स्टूडेंट मैं कुछ जरूरी बातें जो बताता हूं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसको नोट भी करते चलिएगा, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी ही रहती है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिट क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट को किसने दिया, सॉरी, तो इसको थियरी ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन की थियरी को प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो थियरी ऑफ सोशल चेंज है उसी को प्रिंसिपल ऑफ लिमिट भी कहते हैं, जिसे सीमाओं का सिद्धांत कहते हैं, जिसको पार्सन्स ने दिया हुआ है। ठीक है, इसका इसका उनका पूरा नाम हो जाएगा पार्सन्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी कौन सा प्रोसेस है जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया को दिखाता है। तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को मॉडर्नाइजेशन, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, जिसको आप हिंदी में आधुनिकरण कहते हैं, यानी संरचना के परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकरण ही प्रदर्शित करता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है, यानी ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। स्टूडेंट इसकी बात करें, जब सोशल चेंज होता है ना तो परिवर्तन हमेशा नीचे से मतलब आगे की तरफ होता है, तो रेखी एक लीनियर होता है, घूम घूम के नहीं होता है, साइक्लिक नहीं होता है कि जहां से चलते हैं फिर परिवर्तन वहीं आ जाता है, नहीं, तो हमेशा ये क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लीनियर। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन का स्रोत की बात करें तो जरा ऑप्शंस को देखते हैं कि मतलब कह रहा है कि कौन से फैक्ट सोर्स ऑफ सोशल चेंज नहीं है। तो कह रहा है ट्रेडिशन यानी परंपरा, दूसरा कह रहा है एजुकेशन यानी शिक्षा, तीसरा कह रहा है मोरल रूल्स, और चौथा कह रहा है मोरल रूल्स यानी नैतिक नियम, और चौथा कह रहा है लॉज यानी कानून। तो बात करें स्टूडेंट कि शिक्षा से भी सामाजिक परिवर्तन आता है, नियम किसी भी तरह का वो ले आता है चेंज, और कानून तो है ही परिवर्तन के लिए कि आज जो अपराध नहीं है, जैसे साइबर अपराध, पहले अपराध नहीं था क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब साइबर अपराध अपराध है कि जिसमें आपको ऑनलाइन ठगी वगी करते हैं, लेकिन परंपराएं जो है वो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि परंपरा जो है वो सामाजिक परिवर्तन, जो ट्रेडिशन है वो सोशल चेंज के कॉजेस नहीं है, या एक उसमें से कॉज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू अकबर, कह रहा है कि व्हाट इज इम्बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड। तो जो कह रहा है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला संतुलन क्या कहता है। तो ऑकबर्न के अनुसार, यानी जो ऑकबर्न ने इसको क्या कहा था, तो ऑकबर्न ने कहा कि जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला संतुलन क्या कहलाता है, ये कल्चरल लैग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, कल्चरल लैग। ओके, ग्रुप या डिफरेंस जो होता है वो क्या कहता है, इम्बैलेंस बिटवीन, या इसको कहता है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, यानी भौतिक और अभौतिक के बीच क्या अंतर है और संतुलन क्या है, तो वो कल्चरल लैग होता है। ठीक है, और ये सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी किसका है, ऑकबर्न का, इसको आप ध्यान में देके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है, यानी इसका लेखक कौन है। तो देखिए योगेंद्र सिंह की ये बुक है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, देखिए अंग्रेजी में ही नाम दिया है, कई बार हिंदी नाम स्टूडेंट आप याद करना चाहते हो, लेकिन इस बुक का टाइटल ही है, और जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश ही नाम दे दिया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह ने, इन्होंने तीन आधुनिकरण के, देखिए अब नोट करिएगा कि पूछ देगा, तो योगेंद्र सिंह ने आधुनिकरण के तीन आयाम बताए, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल एंड राजनैतिक यानी पॉलिटिकल। ये आधुनिकरण तीन तरीके से होता है, टेक्नोलॉजिकल रूप में, इकोनॉमिकल रूप में, और तीसरा होता है पॉलिटिकल रूप में। ठीक है, तो ये बात है इस बुक में। ठीक है, ये सारी बातों को योगेंद्र सिंह ने इस बुक में हाईलाइट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना, ये तो क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया कि सांस्कृतिक विलंबना जो है, जिसको कल्चरल लैग कहते हैं, वो किसकी थियरी, ऑकबर्न की है। ये थियरी के बारे में ही इन्होंने अपने दिया था, तो ये राइट आंसर आपका ऑकबर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑकबर्न ने दिया था। ऑकबर्न के नाम की बात करें स्टूडेंट, तो इनका पूरा नाम था विलियम डॉट एफ ऑकबर्न, विलियम एफ ऑकबर्न इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ऑकबर्न को अच्छे से देख के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट
रहेंगी ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं? स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, तो इससे तो समाज में चेंज होगा ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस की बात जब हम करते हैं सामाजिक प्रगति की, तो कह रहा है स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। कह रहा है जीवन स्तर में सुधार, ये भी चाहिए। तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो, ये भी चाहिए। तो बच क्या जाता है? मिनिमम पॉपुलेशन, यानी न्यूनतम जनसंख्या। सामाजिक प्रगति की अवधारणा से यह संबंधित नहीं है, मिनिमम पॉपुलेशन संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन का एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज ऑथर ऑफ एशियन ड्रामा? तो एशियन ड्रामा की बात करें तो स्टूडेंट, जो एशियन ड्रामा है, ये बुक है गुन्नार मिडल की। गुन्नार मिडल की जो बुक है, ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप कुछ और बातें इनके बारे में नोट कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और एशियन ड्रामा के बाद एक है एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, ठीक है। इस जो पूरी बात करें तो ये एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, यानी पॉवर्टी, गरीबी, राष्ट्र की गरीबी के प्रति एक इंक्वायरी, मतलब होता है परीक्षण, ठीक है। तो राष्ट्र की गरीबी का एक क्या है? परीक्षण। दूसरा इनका एक और महत्वपूर्ण किताब की बात करें स्टूडेंट, तो दूसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब रहती है एशियन ड्रामा का पूरा नाम, बस एशियन ड्रामा शॉर्ट नाम है, पूरा नाम ही है इनका एशियन ड्रामा कोलन एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। दूसरी बात करें गुनार मिडल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी यानी गरीबी के ऊपर ये मुख्य रूप से, अगर पूछा जाए कि गुनार मिडल का जो किस विषय में को उठाते हैं, तो ये इकोनॉमिक को नहीं उठाते हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था को नहीं उठाते हैं, ये पॉवर्टी यानी गरीबी को हाईलाइट करते हैं। गरीबी के से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके कारण, इन सबों की बात ये अपनी किताबों में करते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला करें निम्न जातियों द्वारा किस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार के प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है? यानी करा जो छोटी जातियां, निम्न जातियां जो हैं, वो किसको अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण करती हैं या उनको फॉलो करती हैं? तो ये क्या कहलाती हैं? तो वो हमेशा किसको फॉलो करती हैं स्टूडेंट? तो ये हमेशा जानेगा डोमिनेट कास्ट को, यानी प्रभु जाति। ब्राह्मण जाति तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, द्विज जाति, उच्च जाति तो कहा है, लेकिन इसको प्रभु मतलब जो पावरफुल जाति जिस समय होती है, तो छोटी जातियां हमेशा उस जाति को ही क्या करती हैं? उसका अनुकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है? यानी जो कह रहा है कि कास्ट मोबिलिटी को कैसे नापा जाता है? तो कास्ट मोबिलिटी को हमेशा संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो संस्कृतिकरण के थ्रू नापा जाता है। चलिए ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको साथ में बताना चाहूंगा कि आपके मिड टर्म के पेपर अब नहीं हो रहे हैं, तो आपको 40 की जगह 50 एमसीक्यू पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से चीजों को तैयार करके, जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, जो राइटर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आसपास सब चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेसिस फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। अब मार्क्स के बारे में तो आपको पता ही है कि मार्क्स हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, यानी एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, तो इसके संघर्ष का, कैसे गरीब, निम्न वर्ग क्यों गरीब है, प्रभु जो ये अपर क्लास है वो कैसे डोमिनेट कर रहा है, ये सारी बातें मार्क्स अपनी किताब में करते हैं। तो मार्क्स के साथ सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसको वर्ग संघर्ष भी कहते हैं हिंदी में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? यानी कह रहा है कि डेवलपमेंट के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है? तो कह रहा है नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा कह रहा है अभौतिक संस्कृति का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तीसरा कह रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए ध्यान से देखिए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या तो बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट, न्यूनतम जनसंख्या डेवलपमेंट के लिए नहीं जरूरी है। अब फिर भी यहाँ पे बात करें तो लोकतंत्र की व्यवस्था, बहुत सारे देशों में भी विकास हो रहा है जहाँ लोकतंत्र नहीं भी है, जैसे चाइना को आप देख लीजिए, तो विकास के लिए तो लोकतंत्र भी कट गया। आपने दिमाग का आप थोड़ा सा यूज करो। फिर कर रहा है नॉन मटेरियल कल्चर, यहाँ तो ये सही नहीं है, यानी जो अभौतिक संस्कृति का विकास। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? प्लानिंग, जिसको आप नियोजन कहते हैं, ठीक है। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है? यानी साइक्लिक मॉडल की बात कर रहा है, साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज कौन दिया हुआ है? तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी करेगा। ये स्पेंगलर और सरोकिन का साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज है। डेवलपमेंट में तो लीनियर होता ही है, तो आपको पता ही है, लेकिन सोशल चेंज का कह रहा है तो साइक्लिक, तो यहाँ पे स्पेंगलर और सरोकिन ने साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि उद्विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण है? यानी इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेशन ऑफ मैटर तथा उससे समुचित वह गति है, यानी उद्विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कुछ तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता
से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। तो देखिए उद्विकास की कुत्ता तो एकीकरण तथा उससे संबंधित गति की बात जब कर रहा है, तो यहाँ पे ये कथन किसका दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने ही जो ये कहा था। जब यहाँ ही से पता चला है कि इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड डिसिपेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग द मैटर पासेस फ्रॉम इनडिफिनिट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू अ डिफरेंट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, यानी होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की तरफ। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ही इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो चेंज डिजायर, जो कोई भी सोशल चेंज जो डिजायर डायरेक्शन में होता है वो क्या कहलाता है? तो जब कोई भी चेंज किसी एक निश्चित दिशा में होता है तो वो प्रगति होती है। वो जो है ना वो क्या होता है? प्रोग्रेस कहलाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। तो प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है, मतलब बढ़ना। अब विकास तो ओवरऑल जो एक संपूर्ण आउटलुक होता है वो होता है विकास। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिक अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। यानी कि कौन कहा था कि फंडामेंटल कॉज ऑफ सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मोड प्रोडक्शन, ठीक है। तो मार्क्स ही देखिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन इस सारे बातों को मार्क्स अपनी बातों में हाईलाइट करता है। उसने ही कहा था कि प्रौद्योगिकी होती है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन तरीके होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। जितना प्रौद्योगिकी विकास होगा उतना ज्यादा सामाजिक परिवर्तन होगा। ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अब नाम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। एल मॉर्गन ये सब सोशोलॉजिकल है, स्पेंसर दुर्किम, लेकिन बायोलॉजिकल की पूछ रहा है तो बायोलॉजिकल चार्ल्स डार्विन ने तो ही दिया था सिद्धांत, जिसको थियरी ऑफ स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने ही थियरी ऑफ स्पीसीज दिया था जो एक बायोलॉजिकल है, जिसने इसने कहा था कि इंसान अगर परिस्थितियों के हिसाब से ढलेगा नहीं या जो जीव परिस्थितियों के हिसाब से ढलेगा नहीं उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर पहले कभी हुआ करते थे, अब वो नहीं है क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढल पाए, लेकिन एक मच्छर है वो परिस्थितियों के हिसाब से ढलता रहा, तो उस काल में भी था, इस काल में भी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और जिससे चार्ल्स डार्विन, डार्विन मतलब चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थियरी ऑफ स्पीसीज दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में किस मूल्य से संबंधित है? तो देखिए पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन किससे संबंधित है? ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है, मानवतावाद। दूसरा कर रहा है रेशनलिज्म यानी बुद्धिवाद। तो देखिए पश्चिमीकरण का प्रक्रिया मानवतावाद और बुद्धिवाद दोनों से है, तो ऑप्शन सी हमारे पास है जिसमें दोनों को बात किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? यानी कौन सा इसमें से कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, सॉरी कह रहा है कि इसमें से उसका स्रोत नहीं है, यानी किसकी कि कौन सा सोशल चेंज की का स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। तो बात करें सोशल चेंज, ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट रिपीटेड है, पहले भी रिपीट अभी हमने देखा था कि ये आया था। तो परंपरा से परिवर्तन नहीं होता है, शिक्षा नैतिक नियम और कानून से परिवर्तन होता है, ये बात मैंने बताई थी। स्टूडेंट साथ ही साथ इस पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे ना जो रिपीटेड आ गए, तो आपको थोड़ी अच्छी तैयारी रख के जानी है, ठीक है। पता ये एग्जामिनर ने जानबूझ के नहीं कहूंगा, गलती से ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिक यानी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में निम्न में से किस वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इवोल्यूशन हुआ? कौन सा क्लास इमर्ज होके यानी उभर कर सामने आया? तो देखिए जब औद्योगिक का विकास हुआ ना तो पूंजीपति वर्ग, क्योंकि पूंजीपति जिनके पास पूंजी था वही तो मशीनें, उद्योग धंधे ज्यादा करते थे, और पैसे से पूंजीपति वर्ग क्या हो गया, जो राजा महाराजा या जो धनी लोग होते थे, जो मतलब खानदानी धनी होते थे, उनको पीछे छोड़ के आगे जाने लगा। और अमेरिका क्या है, एक कैपिटलिस्ट देश है। कैपिटलिस्ट देश मतलब अब जहाँ की पूंजीपति मतलब पूंजी बिजनेस करने की बहुत ज्यादा छूट है, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास का इमरजेंस हुआ, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, दोनों में, टेक्नोलॉजिकल में भी और इंडस्ट्रियल में भी कैपिटलिस्ट क्लास यानी पूंजीपति वर्ग का प्रौद्योगिक विकास की वजह से जन्म हुआ, और ये आगे आगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अगला क्वेश्चन यही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरे संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई संस्कृति समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है। यानी कि जब एक कोई पर्टिकुलर कल्चर कम्युनिटी दूसरे के संपर्क में आती है तो वो अपना मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाती है, वो क्या कहलाता है? तो उसको देखिए पर संस्कृति ग्रहण, यानी जब व्यक्ति दूसरे संस्कृति से ग्रहण करने लगता है चीजों को, जो एक्युल्ट्रेशन होता है, तो पर संस्कृति ग्रहण ये हो जाता है जब व्यक्ति अपने मूल संस्कृति से ना करके, मौलिक संस्कृति से ना कुछ ग्रहण करके दूसरे संस्कृति से चीजों को ग्रहण करने लगता है, यानी अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं छोड़ देता है या उससे पीछे वो भूल जाता है, ठीक है। दूसरे संस्कृतियों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लगता है। कह रहा है भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्न में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? तो कह रहा है इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहा है कि पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव किसके कारण? तो कह रहा है सांस्कृतिक द्वैधता, सांस्कृतिक संघर्ष यानी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल है, संस्कृति का प्रसार। तो ये किसका है? भारत में पश्चिमीकरण क्या है? संस्कृति का प्रसार है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति का प्रसार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, यानी ग्लोबलाइजेशन का कौन सा काम है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आतंकवादी गतिविधियां, ये तो हो ही नहीं सकता, बी कह रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी, नहीं। फिर कह रहा है संस्कृति का बाजारीकरण, संस्कृति बिकने लगी, बाजारीकरण हो गया, नहीं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या हुआ, इंक्रीजिंग इन अर्बनाइजेशन, यानी गांव छूटते चले गए, शहरों की तरफ लोग भागते चले गए, अर्बनाइजेशन ज्यादा होने लगा, नगरीकरण, लोग अपने शहरीकरण यानी जिसको आप कह सकते हैं, इसका बढ़ोतरी ही ग्लोबलाइजेशन का एक असर है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द चेंज विच अकॉर्डिंग विद सोशल वैल्यू इट टर्म है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है स्टूडेंट, इसका आंसर मैंने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से जो होता है उसको प्रगति कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया 4-5 क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीटेड आ गए थे पिछले बार, ऐसा इस बार नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। किसने कथन दिया कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यानी जो क्या हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एस्ट्रोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लोग बड़े क्लास है, धनी वर्ग है, उसकी बात कर रहा है। तो हिस्ट्री किसका ग्रेवयार्ड है, धनी वर्ग का, कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो ये बी पैरेटो कहता है, ये बी पैरेटो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एस्ट्रोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसीज का हिस्ट्री क्या है, ग्रेवयार्ड है। ये मतलब पूरी हिस्ट्री किसमें, अरिस्टोक्रास की जो धनी और कुलीन वर्ग है, इनकी पूरी हिस्ट्री, पूरा खानदान, ये लोग किसमें दफन है, इतिहास के पन्नों में ये लोग दफन है। तो ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न से किसने शासकों की अभिजात की अवधारणा, यानी जो कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट, ये किसने दिया है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट की बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये जो है ना, ये पूरी अभिजात की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट, ये बी पैरेटो का ही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा हूं स्टूडेंट, साथ ही में क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप यूपीएससी या जैसे भी तैयारी करें, तैयारी किसी से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, क्योंकि जो बाजार में क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आंसर गलत हो रहे हैं, ऐसा हमने खुद भी देखा। तो आपको बताएंगे कि थोड़ा उस पर आंख मूंद के उत्तर पर भरोसा नहीं करिएगा, थोड़ा किताब को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, यानी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो कह रहा है आर्थिक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, तो औद्योगिकरण से आर्थिक अस्थिरता हो गई, नहीं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ, तो परिणाम नहीं है, हुआ, ठीक है। तो क्या नहीं परिणाम है, आर्थिक अस्थिरता आई, मतलब अब जो वो है वो तो हुआ ही हुआ, ये है इसका परिणाम। फिर कह रहा बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये भी परिणाम है। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, और कह रहा है एकाकी परिवारों का विघटन, न्यूक्लियर फैमिली का विघटन। तो बेरोजगारी में मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन नहीं हुआ है। बाकी जो ऊपर तीनों कारण है वो परिणाम है, जो लेकिन नीचे का चौथा ऑप्शन है वो उसका परिणाम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप परिणाम नहीं और परिणाम है में अंतर होता है। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता, बड़े पैमाने पर उत्पादन और बेरोजगारी में वृद्धि, ये हुआ है। और क्या नहीं है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को परिणाम नहीं है की बात बोल रहा है, औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है पूछा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि आपको मैच कराना है, ठीक है। तो पहला एक से बी को, तो पहला थी, अब देखते हैं पहला क्या कह रहा है स्टूडेंट। पहला कह रहा है इसमें से कि चक्रीय, ठीक है, पहला कह रहा है कि थियरी और दूसरी तरफ प्रोपाउंडर, यानी कौन सिद्धांत दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। तो देखिए चक्रीय, मैं आपको सीधे उत्तर बताते चाहूंगा, चक्रीय जो सिद्धांत है तो इसका सेरोकिन, ठीक है। जो साइक्लिक थियरी है वो किसकी है, ये आपने पहले ही पढ़ा। तो जो साइक्लिक थियरी स्टूडेंट दी गई है ये, ठीक है, जो साइक्लिक थियरी दी गई है तो इसकी बात करें तो ये सेरोकिन की हो जाती है। तो ये पहले का तीसरे पे चलेगा। रेखीय सिद्धांत किसका है, तो दूसरे का जो है ये स्पेंसर का है। और स्टूडेंट थर्ड वन की बात करें, अभिजात वर्ग यानी जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट होता है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये सिद्धांत दिया हमारे जो है तीसरे का जो चला जाएगा, ये जो है पैरेटो पे, ठीक है। तो अभिजात वर्ग तो तीसरे का पैरेटो पे चला गया। और चौथा का क्या हो गया, डी। अतिरिक्त मूल्य किसने दिया है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का है। तो ये सारा आप देख लेंगे और आप याद रखेंगे किसका ऑप्शन, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। विलेज इंडिया नाम की पुस्तक, तो ये मैकिम मैरियट की है स्टूडेंट। इसका जो विलेज इंडिया की नाम की पुस्तक है ये मैकिम मैरियट की है। ये आप ऑप्शन आपका राइट सही होगा, मैकिम मैरियट की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलराइजेशन या प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिककरण की अवधारणा किसने दिया है, ठीक है। तो बात जब इसकी करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो सिद्धांत है कि लौकिकरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में, ये एम एन श्रीनिवासन,
ऑप्शन बी आपका राइट है, एम एन श्रीनिवासन, ठीक है, एम एन श्रीनिवासन का ये है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नलिखित में किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव है। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार कि कौन सा वर्ग उभर के सामने आया, तो ये मैंने बताया ना, 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा स्टूडेंट इसमें रिपीटेड थे। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, यही औद्योगिक विकास होने के कारण इसी का उद्भव हुआ, ये उभर कर सामने आया और इसने बने बनाए जो राजसी वर्ग थे उनको बहुत बड़ा टक्कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, यानी मॉडर्नाइजेशन से क्या संबंधित नहीं है? तर्कवाद, रैशनलिज्म, गतिशीलता, मानववाद और परिवारवाद। तो परिवारवाद आधुनिकरण का देन नहीं है भैया, परिवारवाद तो हमेशा से किसका है? आधुनिकरण थोड़ी ना हुआ, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है, ठीक है, कि परिवार में हमारा परिवार या परिवार मेरे राजा का बेटा राजा, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, ये तो पुरानी दकियानूसी सिद्धांत है। अगला कह रहा है, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा यानी जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज किसने दिया? तो मैक्लूहन। तो जो एम मैक्लूहन था उसने, जो ऑप्शन आपका बी कह रहा है ना, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, एम मैक्लूहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेबलन को कहा जाता है। तो अब देखिए वेबलन होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो वेबलन मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट, ठीक है, तो वेबलन मतलब होता है ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट यानी प्रौद्योगिक निर्धारणवादी। कई अंग्रेजी के शब्द और उनको डायरेक्ट दे दिया गया स्टूडेंट। तो अब आपको समय है स्टूडेंट, आपको अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको उसके साथ सीखना है, अंग्रेजी के शब्दों को भी जानना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब हुआ वर्ग और वर्ग का संघर्ष, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी वर्ग और वर्ग का संग्रह जो है, सॉरी संघर्ष, वर्ग और वर्ग का संघर्ष किसमें? इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक सोसाइटी में। यानी इस पुस्तक का मैंने आपको हिंदी नाम बताया, तो ये अंग्रेजी पुस्तक का नाम है, अंग्रेजी में पुस्तक है और डायरेक्ट उसका अंग्रेजी नाम देके बोल रहा है कि क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉल्फ हेंडरलॉफ, ठीक है, जो ऑप्शन सी कह रहा है, रॉल्फ हेंडरलॉफ की ये बुक है, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोशल चेंज, ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले ही हमने बताया कि ये हमेशा कार्ल मार्क्स ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, उत्पादन के तरीके में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन आता है, ये कार्ल मार्क्स का देन है, मतलब कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता है? तो आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण। देखिए इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन जो होता है वही क्या है? आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो यही क्या होता है? फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, तब जाके ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसको वैश्वीकरण आप कहते हैं, तभी जाके होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघु और बृहद परंपरा व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया, यानी सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, छोटे और बड़े, लघु और बृहद परंपरा का विस्तृत वर्णन किसने दिया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए जो है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, इनका दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। यूगेन सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मैकियम मैरियट से आज क्वेश्चन आए थे। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम राइटर के नाम जो ऑप्शन में दिए हुए ना, इनसे भी जुड़ी बातें को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास, संस्कृतिकरण, ग्लोबलाइजेशन, इससे पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को इग्नोर नहीं करिएगा, यूगेन सिंह को इग्नोर नहीं करिएगा, मैकियम मैरियट को इग्नोर करके मत जाइएगा। इन लोगों का कॉन्सेप्ट, इन लोगों का चीजें, ये डीपी मुखर्जी को देख लीजिएगा, एम श्रीनिवास को देख लीजिएगा, ठीक है, वर्ग क्या है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, रॉल्फ डेंड्रॉफ को देख लीजिएगा। मतलब इन सारे लोगों को आप देख के जाएंगे ना, मैक्स वेबर को भी देख लीजिएगा, मैक्लूहम को देख लीजिएगा, ये जो 7-8 राइटर बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड इनके वर्क पढ़ के जाएंगे तो आपके पेपर बड़े अच्छे होंगे। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब अनेक लघु परंपराएं, यानी जब बहुत सारी छोटी लिटिल ट्रेडिशन परंपरा का विकास में योगदान करती है, तब ये क्या कहलाता है? तो जब एक छोटी परंपरा एक नई उसमें डेवलपमेंट करती है, तो ये क्या कहता है? यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। यूनिवर्सलाइजेशन यानी जो चीजें चारों तरफ व्याप्त हो जाती हैं। तो लघु परंपरा किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती है, तो क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन होता है। स्टूडेंट इसी तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन के सीरीज को कवर किया हुआ है, और भी हमारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आ पा रही है। कोशिश करें आपके एग्जाम से पहले हम लोग आपके लिए सारे वीडियोस को लेके आए। स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड से को ये वीडियो शेयर करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास टाइम होगा हम आपका उत्तर देंगे, ठीक है।
चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपके पेपर के लिए आपको गुड लक।